नमस्कार दोस्त, मैं विकास विश्वकर्मा आप सबका स्वागत करता हूं विकास स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11 का जो आज हिस्ट्री का पेपर था, मॉर्निंग वाले शिफ्ट वाले बच्चों का, उसका हम आंसर की देखने को जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जल्दी से देख लेते हैं कि कौन कौन से बच्चे ने किन किन क्वेश्चनों को अटेम्प्ट किया है और कितना सही है। ये जितनी भी चीज़ें बताई जा रही हैं, मैं अपने बिहाफ पे बता रहा हूँ सारी चीज़ों को। ठीक है, और अगर आपके स्कूल से या फिर किसी टीचर से मेरे पास अगर आंसर की आ जाता है तो वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं उसके आंसर आप एक बार वेरीफाई भी कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, जैसा कि आपको पता है, ये चित्र आया था और इसमें ये है कि ये एक प्रकार का मुहर है और जिससे कुछ चीजें बनाई गई हैं। ठीक है, तो क्या बोला गया है कि यह चित्र मेसोपोटामिया की किस वस्तु को दर्शाता है ना, किस चीज को दर्शाता है। तो मुहरे को दर्शाता है, कानूनी दस्तावेजों को दर्शाता है, सिक्कों को दर्शाता है, बाट को दर्शाता है, तो मुहरे को दर्शाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा राइट। चलिए अब हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन का। ठीक है, आगे हम देखते हैं। ये तो आपका दृष्टिहीन वाले बच्चों के लिए आया था। आगे, मेसोपोटामिया की सभ्यता जानी जाती है, किस चीज के लिए जानी जाती है? समृद्ध और साहित्य शहरी जीवन के लिए, विशाल तथा समृद्ध साहित्य के लिए, गणित और खगोल विद्या के लिए, यानी कि उपयुक्त सभी। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया के लोग तांबे का आयात साइप्रस के एक द्वीप से करते थे, जिसका नाम था, क्या नाम था? उसका नाम था अलीसिया। ठीक है, अलीसिया, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन देखने को आपको मिले होंगे जो शायद आपने पढ़े ही नहीं हो। क्यों? क्योंकि ये चैप्टर्स के अंदर से पूछे गए हैं। ठीक है, तो थोड़ा बहुत आपको चैप्टर्स को भी देखना चाहिए था, बट कोई नहीं। अभी essay 1 था, essay 2 के लिए अभी से प्रिपेयर होना स्टार्ट कर देना है। ठीक है, और बाकी विकास स्टडी पॉइंट से आप जुड़ के रहिएगा। चैनल पर नए सब्सक्राइब करके रखिएगा। क्यों? क्योंकि अब मैं तैयारी कराऊंगा essay 2 के लिए। सारी चीज, जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारा का सारा चीज। ठीक है, बाकी अगर आपको फ्री में नोट्स लेना है तो फ्री में नोट्स के लिए मैंने आपको बता रखा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और में से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिले हैं। और फ्री नोट्स अगर आपको लेना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेना है, तो विकास स्टडी पॉइंट का वेबसाइट है। ठीक है, विकास VIKASH स्टडी पॉइंट। ठीक है, विकास स्टडी पॉइंट का वेबसाइट है और वेबसाइट पे आपको क्लिक करना है। मतलब जैसे आप गूगल पे सर्च करोगे वेबसाइट को, उस पर आप क्लिक करना, और जो भी क्लास है, चाहे 9, 10, 11, 12, उस पर आपको क्लिक करना है। चैप्टर बुक्स दिए होंगे, ठीक है, सब्जेक्ट के, उस पर आपको क्लिक करना है। जो भी चैप्टर होगा वो इजीली डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, यानी कि सीधा डाउनलोड करने का मौका आपको मिल रहा है। ठीक है, बाकी चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं। चौथा लिखा है, पहले रोमन सम्राट ऑगस्टस को प्रमुख नागरिक कहा जाता था, जिसका लैटिन या तालनी शब्द है। क्या लैटिन शब्द है? प्रिंसेप्स। क्या नाम है? प्रिंसेप्स। तो ख हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं। इसको बल्कि मैचिंग करना है, तो मैच करना है तो इसको हम कैसे करवाना है? ठीक है, इसमें क्या है, सबसे इजी क्या होता है, किसी एक का आंसर आपको पता है तो समझ लो कि आपका सबका पता है। अब जैसे स्पेन किस चीज के लिए प्रसिद्ध था? जैतून के तेल के लिए प्रसिद्ध था। तो अब हम बात करते हैं, चौथे का हो जाएगा ए। तो चौथे का ये देखो कहाँ लिखा है, चौथे का ये लिखा हुआ है। ठीक है, यानी कि ये ख वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसमें किसी एक का आपको पता हो ना तो बाकी सब हो जाएगा। हालांकि ये सपोर्ट मटेरियल का क्वेश्चन उठा हुआ है। ठीक है, अगर आपने सपोर्ट मटेरियल किया होगा तो आपको इजीली मिल गया होगा। आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे बोला गया है कि मेसोपोटामिया में लगभग 2600 ईसा पूर्व के आसपास वर्ड किलाकार हो गया और भाषा सुमेरियन थी। ठीक है, सुकेरियन लिखा है लेकिन ये सुमेरियन होगा। ठीक है, तो पहला ये हो गया। अच्छा, दूसरा क्या लिखा है कि अब लेखन का इस्तेमाल सिर्फ हिसाब किताब रखने के लिए होता था। ठीक है, तो हिसाब किताब के लिए भी होता था और उस चीज के लिए भी होता था, तो यानी कि यहाँ पे ग ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, मंगोल साम्राज्य की संरचना में निम्नलिखित में से किसने अहम भूमिका निभाई थी? तो किसने अहम भूमिका निभाई थी? यास ने निभाई थी, क्योंकि यास बेसिकली एक प्रकार का विधि संहिता था जिसमें सारे नियम कानून थे, तो इस वजह से यहाँ पे घ ऑप्शन हो जाएगा। आगे बात करते हैं, बेबीलोन का अंतिम शासक कौन था? तो नेबोनिडस, यानी कि ग ऑप्शन हो जाएगा। आगे 9वीं की बात करते हैं, रोमन साम्राज्य की प्रणाली सरकार की वह प्रणाली थी जिसमें वास्तविक शक्ति जो थी सीनेट के हाथ में थी। तो किसमें? तो ये थी गणतंत्र में। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अगला है, यायावर शब्द क्या है? यायावर शब्द का अर्थ होता है घुमक्कड़। ठीक है, या घुमक्कड़ बोल लो, या फिर आप कह लो कि इधर उधर घूमता रहने वाला जो व्यक्ति है उसी को हम कहते हैं यायावर। ठीक है, ऐसा। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो स्टेपी निवासियों ने आमतौर पर अपनी कोई साहित्य नहीं रची। सही बात है। इन यायारी समाजों का ज्ञान मुख्यतः इतिवृत्त
यात्रा वृत्तांतों नगरी साहित्यकारों के दस्तावेजों से प्राप्त है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे दोनों ही कथन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर युग्म करने का क्वेश्चन आया है, तो इसमें भी कोई एक आपको पता है होगा तो आपको इजीली कर पाओगे। तो यहाँ पे देखिए कृषिदास, तो मैंने आपको बताया था रोम के कृषिदास थे, और ऐसे ही जो वहाँ के फ्रांस के जो कृषिदास थे उनको सर्फ कहा जाता था। तो इसके लिए ए का हो जाएगा बी। तो ए का बी देखो कहाँ पे, ए का बी ये रहा ना, तो यहाँ पे गो ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको करना होता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अगला लिखा है 13वां, सेंट अगस्टीन उत्तरी अफ्रीका के शहर कहाँ से थे? तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा हिप्पो। ठीक है, घ ऑप्शन हो जाएगा। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कथन साथ है, मतलब निम्नलिखित में से कौन से कथन साथ हैं? तो मतलब एक तरीके से मैचिंग करने का एक वो है। ठीक है, मतलब कौन सा कथन सही है इस तरीके से आपको बताना है। तो नैबोनिडस स्वतंत्र बेबीलोन का प्रथम शासक था, तो हालांकि देखा जाए तो ये अंतिम शासक था, तो इस वजह से ये आई थिंक ये गलत होगा। ठीक है, और नेबोपोलासर ने बेबीलोन को 625 ईसा पूर्व में साहित्य अधिपति से मुक्त कराया था, सही है। और नेबोनिडस के आदमी उसके पास एक टुकड़ी हुई मूर्ति लाए, और ये भी मुझे सही लग रहा है। तो यानी कि ये ख पॉइंट हो जाएगा राइट, जिसमें दूसरा और तीसरा राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। रोम के इतिहास को जानने के लिए उपलब्ध स्रोत सामग्री क्या है? तो पाठ्य सामग्री भी थी, प्रलेख भी था, भौतिक अवशेष था, यानी कि तीनों था, तो घ ऑप्शन हो जाएगा। 13वीं सदी में गाई जाने वाली फ्रांसीसी कविता डून दे मयान निम्न में से किसके शासक की साहस की याद दिलाती है? तो नाइट्स की याद दिलाती है, तो ग ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे अब यहाँ पे अभिव्यक्ति वाला क्वेश्चन, अभिकथन वाला क्वेश्चन आ गया है, तो इसमें हमें ये पढ़ना है और क्या इससे रिलेटेड ये है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो ये अपना हो जाएगा। देखिए क्या लिखा है, मेसोपोटामिया वासी शहरी जीवन का महत्व देते हैं, बिल्कुल सही है। गिलगेमिस ने एनमर्कर के कुछ शहर समय बाद उरुक नगर पर शासन किया। तो इसका कोई रिलेशन तो मुझे नज़र नहीं आ रहा है कि कुछ रिलेटेड है, बट ये है कि दोनों पॉइंट सही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि कथन सत्य है, परंतु व्याख्या नहीं करता है, आर जो है ए की व्याख्या नहीं करता है। तो आई थिंक ये ख हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे राइट। बर्बर शब्द का मतलब क्या होता है? तो गैर यूनानी होता है। ठीक है, तो इसको आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए यूरोप में 14वीं सदी तक आते आते मठ एक महत्व और उद्देश्य के बारे में कुछ शंकाएं व्याप्त होने लगी थी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आई थिंक अगर मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना, इसका जो आंसर होगा मेरे हिसाब से यहाँ पे जो दूसरा वाला ऑप्शन है ये मेरे हिसाब से राइट होगा। ठीक है, तो घ पॉइंट राइट हो जाएगा। आगे, कृषकों के परिवारों को लाड़ की जागीरों पर जाकर काम करने के लिए सप्ताह के 3 दिन, इसको तो आप छूटते ही लगा दो श्रम अधिशेष, क्योंकि ये कई बार क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी मैंने दिया है, तो ये तो इजीली हो जाएगा। मंगोल शासन में सुरक्षा यात्रा के लिए यात्रियों को दिए जाने वाले पास को क्या कहा जाता था? तो अगर इस ऑप्शन में उलूस होता ना तो उलूस पे आप राइट करते, लेकिन इस ऑप्शन में उलूस नहीं है, इस वजह से पैजा पे करेंगे। ठीक है, तो यानी कि ग ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ये थे एमसीक्यू, जिसमें 21 एमसीक्यू हैं, और अगर आप में से कोई बच्चा पूरा सही किया है तो समझ लो 21 नंबर कहीं नहीं गए हैं उसके। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें जो ये क्वेश्चन आंसर है इसके आप कहोगे तो मैं इसका पूरा का पूरा आंसर लिख के अपलोड कर दूंगा पीडीएफ के रूप में, आप उसको डाउनलोड कर लेना। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 काम करना पड़ेगा। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और दूसरे कमेंट सेक्शन में बताना है कि कितने लोग हैं जो ये चाहते हैं कि मैं इसके आंसर दूँ। ठीक है, तो ये आप मुझे बताइएगा। हालांकि ये क्वेश्चंस इजी ही आए हैं, जैसे मेसोपोटामिया सभ्यता में को विश्व की क्या देन है, या काल गणना जो है ये किस प्रकार है, तो आप ये कहोगे मेसोपोटामिया जो सभ्यता है इसकी सबसे बड़ी जो देन है काल गणना थी। क्यों थी? क्योंकि चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, एक साल में 365 दिन, एक महीने में 30 दिन या 4 सप्ताह, इस तरीके से मेसोपोटामिया वालों ने पता लगाया था। गणित, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, जोड़ घटाना, ये सब उनको आता था, तो इस तरीके से आप बताओगे। ठीक है, तो ऐसे करके इसके अलावा देखिए यहाँ पे और क्वेश्चन क्या बोला, शहरी अर्थव्यवस्था में एक संगठित
सामाजिक संगठन क्यों जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है, क्यों नहीं जरूरी है? सामाजिक संगठन रहेगा तो वो क्या रहेगा, समाज के बारे में देखेगा। और दूसरी चीज आपको पता है, शहर में रहने वाले लोग गांव के ऊपर डिपेंड होते हैं, गांव में रहने वाले लोग शहर के ऊपर डिपेंड होते हैं। तो सामाजिक संस्था रहेगी तो उससे क्या होगा कि इजिली लेन देन हो पाएगा, है ना, इस तरीके से। तो ये जरूरी क्यों होता है ये बताना था। रोमन साम्राज्य के पतन के प्रमुख कारण क्या थे? तो रोमन साम्राज्य के अगर मैं पतन की बात करूं तो बहुत सारे कारण थे। पहला, कांस्टेंटाइन के बाद जितने भी शासक आए, एक तरीके से देखा जाए कि वो ढंग के शासक नहीं थे, और ढंग के शासक नहीं थे इस वजह से उनका पतन हुआ। भोग विलास की स्थिति में रहते थे। और इसके अलावा ससानी वंशों ने क्या किया, बार बार इन पर आक्रमण किया था। जर्मन मूल की जनजातियों ने आक्रमण किया और कब्जा कर लिया, ठीक है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो 47 वर्षों में, 47 ईयर में 25 शासक जो थे वो बने बदले इस तरीके से। तो आप समझ सकते हो कि 47 साल में इतना तो लोकतंत्र में अगर देखा जाए तो हमारे नेता नहीं बदलते हैं जितना कि रोमन साम्राज्य में राजा बदल रहे थे, है ना। तो इस वजह से एक कमजोरी को दर्शाता है, ठीक है। इसके अलावा चंगेज खान के अधीन मंगोलों की सैनिक सफलताओं के क्या कारण थे? तो रोमन साम्राज्य का अगर मैं बात करूँ चंगेज खान की, तो इसकी जो सैनिक थी काफी बेहतरीन सैनिक थी। क्यों? क्योंकि इनकी सैनिक में तीरंदाजी से लेकर घुड़सवारी और साथ ही साथ नक्ता बमबारी, घेराबंदी, हर एक प्रकार के जो लोग थे वो उसके सेना में मौजूद थे। और इसकी वजह से जो चंगेज खान था इजिली युद्धों को जीत जाता था, ठीक है। चंगेज खान किस प्रकार से विभिन्न जनजातीय समूहों को उनके महासंघ, इसमें बेसिकली आपको क्या लिखना था कि चंगेज खान ने किस तरीके से जनजातियों को समूह में बांटा, ठीक है। तो इसमें ये है कि चंगेज खान ने समूह को, पहले तो विभिन्न प्रकार के बहुभाषी बहुजातीय लोग थे, तो चंगेज खान ने ये सोचा कि अगर ये एक साथ रहने लगे या फिर मैं इनको टुकड़ों में नहीं डिवाइड करूंगा, विभिन्न जनजातियों में नहीं डिवाइड करूंगा, तो ये कल की डेट में मेरे ऊपर ही हावी हो जाएंगे, ठीक है, और इस वजह से उसकी सत्ता छीन जाएगी। तो चंगेज खान ने अपने हिसाब से चीज़ों को किया और छोटे छोटे टुकड़ों में सबको डिवाइड कर दिया, और डिवाइड करने के बाद मतलब विभक्त कर दिया और सब पे अपना कब्जा बना के रखा, ताकि कल की डेट में कोई भी जनजाति उस पर आक्रमण ना करे, ठीक है, या फिर स्वतंत्र होने के लिए विद्रोह ना करे, ठीक है, इस तरीके से। आगे, यूरोप के नाइट वर्ग की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इसमें क्या है, नाइट वर्गों के बारे में हमें लिखना है कि नाइट वर्ग क्या थे। तो जो अगर मैं नाइट वर्गों की अगर मैं बात करूं तो नाइट वर्ग कौन थे? अश्वारोही को नाइट वर्ग कहा जाता था। बेसिकली इनका उदय इसलिए हुआ क्योंकि जब भी राजा की जरूरत होती थी, राजा को सैनिकों की जरूरत होती थी, तो उसमें अश्वारोही का एक बहुत बड़ा रोल होता था। और अश्वारोही जो थे या जो अश्व प्रोवाइड करते थे उन्हीं को नाइट कहा जाता था, ठीक है। और बदले में जो राजा और नाइट्स के बीच में एक संबंध स्थापित होता था। राजा नाइट को, मतलब लॉर्ड जो था वो नाइट को जमीन दे देता था ताकि वहाँ पे वो अपना स्वतंत्र रूप से खेती वेती करवा सके। और बदले में क्या है, सुरक्षा का वादा जो था, मतलब अश्व देने का जो वादा था वो नाइट वर्क किया करते थे, ठीक है। इस तरीके से करके लिख सकते हो। आगे, फ्रांस में यूरोप में कृषि समस्या क्या थी? तो कृषि समस्या अगर देखी जाए तो बहुत बड़ी कृषि समस्या थी। इसलिए देखा जाए, अगर मैं बात करूं 1720 ईस्वी की, तो 1720 से लेकर 29 में और 1780 से लेकर 89 के बीच में अगर देखा जाए तो लगान में 142% की वृद्धि हुई थी। कितनी? 142% की वृद्धि कर दी गई थी। जबकि अगर देखा जाए तो खेती में जो वस्तुओं का मूल्य था वो सिर्फ 60% वृद्धि की गई थी। तो इसका मतलब क्या है कि जितना आप कृषि में वृद्धि कर रहे हो उसका डबल ट्रिपल आप क्या कर रहे हो कि लगान में वृद्धि कर दे रहे हो। तो जब इंसान कुछ प्रोडक्शन ही नहीं करेगा तो लगान कहाँ से बढ़ेगा? तो वहाँ के कृषि समस्या में किसानों के लिए सबसे बड़ी चैलेंजेस ये थी। और दूसरी चीज समस्या ये थी कि आगे चल के जो किसान थे वो कई जगहों पे अगर देखा जाए फ्रांस में विद्रोह भी करने पे आ गए थे, ठीक है। तो इसी वजह से कई बार ऐसी दिक्कतें भी आ गई थी कि फ्रांस में जो किसान थे वो विद्रोह कर देते थे, क्योंकि सामंती अत्याचारी इतनी ज्यादा बढ़ गई थी, ठीक है। और इसकी वजह से किसान असंतुष्ट हो गया था इसके लिए। आगे हम बात कर लेते हैं मेनर क्या है। तो मेनर अगर देखा जाए तो लार्ड के घर को मतलब जागीर को मेनर कहा जाता था, ठीक है। और उसके जागीरों पे जाके लोग काम किया करते थे, ठीक है। जैसे अभी ऊपर आपने पढ़ा ना श्रम अधिशेष, तो वही है। तो उनकी जागीरों पे जाके काम किया करते थे, उसमें भूमि और जितनी भी प्रोडक्शन होता था, ठीक है, तो वो सब किसान लोग जाते थे वहाँ पे काम करते थे और वो सारा चीज लॉर्ड के पास चला जाता था। तो मेनर में बेसिकली लिखना क्या है कि उसके जो साम्राज्य था, मतलब लॉर्ड का जो जागीर था उसी के बारे में लिखना है आपको कि क्या क्या चीज़ था और किस तरीके से था, ठीक है, इस तरीके से। चलिए, बाकी आप कहेंगे तो इसको मैं बाकायदा लिख के और फिर मैं अपलोड कर दूंगा और फिर उसके बाद आप उसको
कर लीजिएगा। और इसके अलावा मारी के बारे में पूछता है, तो मारी एक तरीके से व्यापार के लिए भी प्रसिद्ध था वहाँ पे, और साथ ही साथ राजधानी के रूप में फला फूला, तो इसके बारे में करके लिखना है। 8 नंबर में है, तो मारी के बारे में जितनी भी आपको चीज़ें आती थी वो सब का सब इसमें आपको लिख देना चाहिए था। इसके अलावा मेसोपोटामिया में संस्कृति में शहरों का महत्व बताइए, तो शहरों का इसमें महत्व लिखना है कि किस तरीके से वहाँ पे शहर थे और शहरों का महत्व किस तरीके से था। शहरों में शहरों की क्या विशेषताएँ थी, श्रम विभाजन था कि नहीं था, या उसकी क्या विशेषताएँ थी, इन सभी चीज़ के बारे में इसमें लिखना था, ठीक है। आगे बात करते हैं, रोमन साम्राज्य में तीसरी सदी के किस प्रकार आंतरिक तनाव और संकटों का बड़ा संकेत था। तो इसमें बेसिकली आपको लिखना है कि तीसरी शताब्दी का सबसे बड़ा जो संकट था वो क्या था। तो इसमें आप ये लिख सकते थे कि शांति, उन्नति और आर्थिक विकास धीरे धीरे क्या हुआ, पहली और दूसरी शताब्दी में जो कि ठीक था, आगे चल के तीसरी शताब्दी में खराब हो जाता है, ठीक है। और इसके अलावा क्या है कि इसमें आप वही चीज़ें जो मैंने अभी पीछे आपको बताया ना कि 47 वर्षों में कम से कम 25 शासक बदले गए, ये भी आप इसमें लिख सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा जर्मन मुल्क के बहुत सारे जनजातियों ने कब्जा कर लिया था और धीरे धीरे राजधानियों पर नियंत्रण कर लिया, ठीक है। और इसके अलावा जो सेना थी वो धीरे धीरे, जो पहले अच्छी थी, अब धीरे धीरे उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं रह गई थी। राजा भोग विलास में लिप्त रहा करता था, इस वजह से इसे नहीं हो पाया। तो इसको लिख लिख के आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। और इसके साथ अगर मैं बात करूँ इसका, रोमन साम्राज्य में पूर्ववर्ती पूरा काल में सांस्कृतिक रूपांतरण तथा आर्थिक समृद्धि का तत्कालीन रोमन साम्राज्य पर क्या प्रभाव पड़ा। तो इसमें आपको ये लिखना था कि परवर्ती काल में किस तरीके से आर्थिक समृद्धि पे मतलब प्रभाव जो पड़ा था, ठीक है। तो इसके बारे में आपको लिखना है। तो इसमें आप क्या लिख सकते हो कि वही चीज़ें जो कांस्टेंटाइन द्वारा ईसाई धर्म को राज धर्म बनाया गया, ठीक है। और इसके साथ साथ आप लिखोगे कि सम्राट कांस्टेंटाइन ने मुद्रा प्रणाली में सुधार किया, ठीक है। और आगे चल के सोल्डस नामक एक नया सिक्का चलाया गया था जो कि 4.5 ग्राम शुद्ध सोने का था, ठीक है। ये सब चीज़ आप लिख सकते हैं। इसके अलावा लिख सकते हैं कि आर्थिक प्रगति, परवर्ती पूरा काल में आर्थिक विकास में बड़ी तेजी आई और ग्रामीण उद्योग धंधे और औद्योगिक प्रतिष्ठानों में पर्याप्त मात्रा में पूंजी निवेश किया जाने लगा। और इसके साथ साथ पूर्वी देशों के साथ साथ व्यापार में निवेश से लंबी दूरी व्यापार का पुनर्स्थापन हुआ, ठीक है। शहरी संपदा और साहित्य में अत्यधिक वृद्धि हुई। इस तरीके से आप करके इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। प्रांतों का पूर्ण से स्थापना हुआ था, सैनिक और असैनिक कार्यों को अलग अलग किया गया था, ठीक है। सम्राट ने साम्राज्यों की सीमाओं पर किले बनवा दिए थे। इस तरीके से आप करके लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ 11वीं शताब्दी में यूरोप में होने वाले प्रौद्योगिकी विकास, ठीक है, में किस तरीके से परिवर्तनों में विवेचना कीजिए। तो इसमें आप क्या लिखोगे, यही लिखोगे कि कौन कौन सी चीज़ों में परिवर्तन आया था। जैसे पशुओं के गले में अब क्या है कि जैसे वो रखते नहीं जिसको कहते हैं जुआ कहते हैं, ठीक है। तो पशुओं के गले के स्थान पर अब जुआ अब कंधे पर होने लगा था। घोड़े के खुरों में अब नालों का प्रयोग होने लगा था, ठीक है, लोहे के नालों का प्रयोग होने लगा था। और कृषि के लिए वायु और जल शक्ति का प्रयोग होने लगा था, ठीक है। और इस तरीके से आप लिखोगे कि जहाँ पे पहले 2 प्रकार की फसलें उत्पादित की जाती थी, वहाँ पे अब 3 प्रकार की फसलें उत्पादित की जाने लगी, ठीक है। और कृषकों को अन्य गतिविधियों के लिए समय मिलने लगा और साथ ही साथ लकड़ी के हल के स्थान पर लोहे के भारी नोक वाले हल और सांचेदार पटरे का प्रयोग होने लगा था। तो इस तरीके से आप करके लिखना है। और ये आपको 8 नंबर के क्वेश्चन में आपके जो सपोर्ट मटेरियल है उसमें भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। और इसमें भिक्षुओं के बारे में लिखना है कि आपको कि भिक्षु किस तरीके से वो मठों में रहा करते थे, कैसे जीवन व्यतीत करते थे, इस तरीके से करके आपको लिखना था, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो ऑल ओवर जो क्वेश्चन आपका आया है, लमसम अगर देखा जाए तो 80 टू 80% अगर देखा जाए तो ईजी में ही आप कह सकते हो, और बाकी 20% हार्ड है क्योंकि नए नए क्वेश्चन इसमें देखने को मिला हुआ है। अब इसमें देखिए एक क्वेश्चन आता है ये, अब पैसेज के क्वेश्चन जो आपके स्कोर बढ़ाते हैं, 4 नंबर का क्वेश्चन है। तो क्या क्या क्वेश्चन है इसमें, त्राजाना के बारे में बोला गया है, सम्राट त्राजाना जो थे उनके बारे में। तो उनका एक स्वप्न था कि भारत की विजय, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, त्राजाना कहाँ के सम्राट थे। तो ये कहाँ के सम्राट थे, रोमन साम्राज्य के सम्राट थे, ठीक है। सम्राट त्राजाना को सिकंदर की तरह जवान कहाँ होने की इच्छा हुई थी। तो ये आप इसको यहाँ से लिख सकते थे। कैसियस डीओ के अनुसार अगर कहा जाए, इन्होंने बताया कि वहां पर भारत की ओर जाने वाले किसी वाणिज्यिक तोप को लालायित
नज़रों से देख रहा था और चाह रहा था कि काश वह सिकंदर जैसा जवान होता। ठीक है, तो ये कहाँ हुई थी? ये इस जगह पे हुई थी, फारस की खाड़ी पे जब पहुंचा था तो उस टाइम पे ये चीज़ें हुई थी। ठीक है, आगे इसके अलावा अगर देखा जाए तो अगला है त्रजाना की 2 उपलब्धियाँ बताई। तो 2 उपलब्धियों की अगर मैं बात करूँ तो पहली उपलब्धि ये वो है कि त्रजाना ने विभिन्न प्रकार के जो बहुत सारी चीज़ों का निर्माण किया था, जैसे त्रजाना का बाज़ार बनाया था, त्रजाना का सभा स्थल बनाया था, ठीक है, स्तंभ बनाया था। पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ मेसोपोटामिया के कई सारे हिस्सों को, कई सारे भागों को रोम में शामिल करवा दिया था त्रजाना लड़ाई करके, मतलब युद्ध करके शामिल करा दिया था। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। और इसके अलावा ये गजन खान खान का भाषण है, तो इसका किस तरीके से क्वेश्चन पूछा है तो देखिए, पहला पूछा है कि गजन कौन था और यहाँ दिए गए भाषण किसने लिखा है। तो यहाँ पे आप यहाँ से कर सकते थे, यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख सकते थे। और इसके अलावा किसने इस चीज़ को लिखा है, तो यहाँ से इराकी वाजीर, ठीक है, यहाँ से करके आप यहाँ तक लिख सकते थे पहले क्वेश्चन का आंसर। आगे भाषण का मुख्य विषय क्या था, तो इसमें बेसिकली उसने क्या बोला है, इसमें उसने ये बोला है कि वो ये चाहता है कि जो ऐसे कृषक हैं, देखिए क्या लिखा है कि एक आज्ञाकारी कृषक वर्ग और एक विद्रोही कृषक वर्ग में अंतर। इसने ये कहा था कि कृषक जो है ना वो सारे गलत नहीं है, और मैं इस पक्ष में नहीं हूँ कि मैं सबको मारूं। ठीक है, हालांकि शक्तिशाली मैं हूँ और मैं ही मार सकता हूँ। देखो क्या लिखा है, मैं फारस के किसी वर्ग के पक्ष में नहीं हूँ। यदि उन सबको लुटेरों का कोई उद्देश्य है तो ऐसा करने के लिए मेरे से अधिक शक्तिशाली और कोई नहीं है। तो इसने कहा कि मेरे से ज़्यादा शक्तिशाली कोई नहीं है, लेकिन ये चाहता था कि आज्ञाकारी जो कृषक है उसको अलग कर दिया जाए और एक विद्रोही कृषक है उसको अलग कर दिया जाए, और फिर उसके हिसाब से हमें दंड दिया जाए, मतलब उसको दंड दिया जाए। ठीक है, इस तरीके से। तो मुख्य विषय यही था। और वह क्या चाहता था, तो वो यही चाहता था कि चीज़ों को अलग कर दिया जाए और अंतर पहले समझा जाए कि कौन गलत है और कौन सही है, और जो गलत है उसको दंडित किया जाए, जो सही है उसको वो किया जाए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना था। और इसमें थोड़ा बढ़ा चढ़ा के भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी, लेकिन यहाँ पे आपको इसको भी ध्यान देखना पड़ेगा कि ये सिर्फ एक एक नंबर के क्वेश्चन में आए हैं, इस वजह से आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं लिखनी है। ठीक है, तो इस तरीके से अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अगला एक और पैसेज दे दिया गया है, तो इसमें पूछा है कि इस घटना का संबंध किस महाद्वीप से है। तो अ, एक तरीके से देखा जाए तो इसमें कोई महाद्वीप का नाम तो आई थिंक नहीं दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन आप ये डाल सकते हो इतावली। ठीक है, ये डाल सकते हैं। आगे आगे लिखा है कि लोग इतनी संख्या में क्यों मर रहे थे। तो लोग इतनी संख्या में क्यों मर रहे थे, तो देखिए इसमें लिखा है कि लोगों की हालत दयनीय थी जिसे देखा नहीं जा सकता था। ये हजारों लोग संख्या में प्रतिदिन बीमार होते थे। ठीक है, तो लोग बीमारी की वजह से मरते थे। ठीक है, आप ये लिख सकते हैं। आगे उनका अंतिम संस्कार किस प्रकार किया जाता था और क्यों। तो इसमें देखिए क्या लिखा है कि जैसा कि हमें पता है कि कब्र में दफनाया जाता है। ठीक है, लेकिन वहां पे इतने सारे लोगों की मृत्यु हुई कि कब्र ही कम पड़ गए। तो इन्होंने क्या किया था कि अनेक खुली गोलियों से मरते थे और बाकी अपने घरों में मरते थे। ठीक है, कुछ क्या करते थे कि गलियों में मर जाते थे और कुछ ऐसे थे घर में मरते थे। ठीक है, तो यहाँ से आपको नहीं करना है, यहाँ से करना है। चूंकि पवित्र कब्रिस्तान इतनी अधिक संख्या में शरीरों को दबाने की कोशिश पर्याप्त नहीं थी, और अतः उनको सैकड़ों की संख्या में बड़ी बड़ी संदूकों में डाल दिया जाता था। ठीक है, जैसे कि पोत में सामान डालते थे, जैसे कि आप देखा ना बड़े बड़े जो संदूक होते हैं और संदूकों में सामान डाला जाता था, ऐसे ही क्या करते थे, उन लाशों को यानी कि शवों को डाल देते थे और ऊपर से ना मिट्टी डाल देते थे। देखो लिखा है ना, थोड़ी सी मिट्टी डाल देते थे। क्यों? क्योंकि अब गड्ढा कर करके डालेंगे तो जहाँ एक शव को दफनाया जाएगा वहां पे दूसरा तो दफना ही नहीं जा सकता है। तो इसी वजह से इन्होंने क्या किया कि संदूकों में बंद करके, क्योंकि संदूकों में शव बहुत ज्यादा रख सकते हैं। ठीक है, और एक साथ सबको दफना सकते हैं, तो इस वजह से एक में ही डाल के दफना दिया जाता था। तो इस तरीके से आप करके लिख सकते थे। ठीक है, और क्यों क्यों का मतलब आप यही बताएंगे कि कब्रिस्तान में इतनी जगह नहीं थी कि जिसकी वजह से ये चीज़ें हो पाए, क्योंकि उनका शरीर इस तरीके से होता चला गया था कि धीरे धीरे सड़ने लगा था, बदबू देने लगी थी। ठीक है, तो इस तरीके से। ठीक है, आगे अब यहाँ पे मैप का क्वेश्चन है, तो ये देखिए मैप आया था वेस्टर्न एशिया से, और मैंने कहा था 3 मैप इंपॉर्टेंट है स्टार्टिंग के।
तो ये उसमें से आया था, तो आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले सी की अगर मैं बात करूँ तो ये है उर, ठीक है। अगर इसकी मैं बात करूँ बी की तो ये है उरुप, और मैं ऊपर की बात करूँ तो ये है मारी, ठीक है, मारी। तो ये कर सकते थे। और इसके अलावा एक मैप और पूछा गया है ये, तो इस मैप में आपको भरना था। तो इसमें देखिए 3 जगह बोला है, आपको 2 ही जगह भरना है, ठीक है। तो एक है जिसको मर्व कहते हैं, और एक है जिसको बल्क कहते हैं, और एक है जिसको कहते हैं निशा। तो देखिए इस तरीके से ये, सॉरी यहाँ से नहीं, यहाँ से एक सेकंड रुक जाइए, मैं इसको थोड़ा सा वो कर देता हूँ। हाँ, यहाँ से इस तरीके से एक सेकेंड, हाँ, यहाँ से देखिए ये जो अपना था, ये इस तरीके से अगर देखा जाए तो ये उस टाइम पे मतलब इस तरीके से कुछ भारत था, ठीक है। यहाँ पे अगर देखा जाए ये, इसको कहते थे बल्क। इसके जस्ट बगल में अगर देखा जाए यहाँ पे ये वाला जो एरिया है, इसको कहते थे निशापुर। और इसके जस्ट ऊपर देखा जाए तो इसको कहते थे मर्ग, ठीक है। तो इस तरीके से ये था, तो आपको यही करना था और इसी के आपको नंबर मिलते हैं, ठीक है। तो आई होप सो आपको अच्छा लगा होगा और सारी चीज़ें डिस्कस की गई है आपके सामने। तो बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंडों में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।